नीलू सिन्हा का उपन्यास चरित्रहीन कौन पारिवारिक रिश्तों में सेक्सुअल अब्यूज पर आधारित एक मार्मिक उपन्यास है। जिंदगी न जाने कैसे कैसे रंग दिखाती है। इंसान क्या सोचता है और क्या होता है। प्रेम और नफरत के क्या मायने हैं, कभी कभी समझना बेहद कठिन हो जाता है। कब नफरत प्यार में और कब प्यार नफरत में बदल जाए, किसे पता। क्या है पाप और पुण्य, नहीं पता, और न ही अब समझने को दिल करता है। पाप और पुण्य के हेरफेर को समझते समझते ही तो जिंदगी निकल गई, लेकिन आज भी इस गूढ़ रहस्य पर पर्दा ही पड़ा हुआ है। मैं सुरभि, आपकी ही तरह एक इंसान, लेकिन शायद आपकी जिंदगी जैसी मेरी जिंदगी नहीं रही, या फिर शायद हो भी। इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी कहानी कह सकती हूँ, वो कहानी जो जिंदगी की वास्तविकता के रूप में मैंने भोगी है, और सारी उम्र पाप और पुण्य, प्रेम और नफरत, या फिर अलगाव के फर्क को समझने में लगा दी। रिश्तों का वर्चस्व क्या है, कौन अपने होकर भी अपने नहीं, और कौन पराये होकर भी जीने का आधार बन जाते हैं। एक लड़ेचकी का अपना घर कौन सा होता है, वहां जहां वह जन्म लेती है, या वह जहां एक सिंदूर की रेखा उसे ताउम्र रहने के लिए विवश करती है। रिश्तों के नाम पर अनगिनत बार छली जाने वाली औरत क्या कभी अपनी खुशी और आत्मिक संतुष्टि के लिए निर्णय ले पाती है। लोग कहते हैं बहू घर की मालकिन होती है, लेकिन जो धरती पर रहते हुए अपने तन और मन पर भी मालिकाना हक नहीं जता सकती, उसके हक के सीमित दायरे में क्या रहता है और क्या छूटता है, इसको बयान करती मेरी ये कहानी आपके सामने है। सीधे साधे सीमित साधनों में जीवन की गाढ़ी खींचते मेरे माता पिता और मैं, उनकी इकलौती लाडली बेटी। शुरू से ही वो खुद भी जमीन से जुद्धे रहे, और मेरी परवरिश भी गीली जमीन की सौंधी मिट्टी सी की। कभी कोई कमी नहीं रखी मेरे जीवन में। बहुत ही सरलता से अपनी इच्छाओं को एक तरफ रख, मेरी खुशियों को अपनी खुशियां बनाते चले गए। मुझे धुंधला धुंधला सा याद है, जब मैं 2 बरस की थी तो मेरे पापा मुझे साइकिल पर आगे एक छोटी सी सीट पर बिठा हमारे इलाके के सबसे बढ़िया स्कूल में दाखिला कराने ले गए। स्कूल से बाहर पहुंच पापा ने साइकिल रोकी और मुझे गोद में उठा सीट से उतारा। स्कूल के बाहर रंग बिरंगा पेंट, दीवारों पर कहीं फूल पत्ते सजे हुए तो कहीं अलग अलग किस्म के जानवर बने हुए। मेरे लिए यह एक अजीबोगरीब दुनिया से कम नहीं थी। एक ऐसा रहस्य महल जिसके अंदर न जाने क्या क्या छिपा था, शायद मेरी कल्पना से भी परे। मैं पापा की अंगुली पकड़ दी एच डरी सहमी और उत्सुकतावश स्कूल की बाउंड्री के अंदर दाखिल हुई। गेट पर स्कूल गार्ड ने रोका और एक रजिस्टर पर एंट्री कराई। मैं पापा से और सटकर खटदीखी हो गई। गार्ड की यूनिफॉर्म कुछ कुछ पुलिस वालों जैसी थी, इसलिए वो गार्ड उस समय मुझे पुलिस वाला ही लगा। मेरे पापा मेरा डर भांप गए, और मेरा डर दूर करने के लिए उन्होंने मुझे उस पुलिस वाले यानी गार्ड से हाथ मिलाने को कहा। मैंने डरते डरते अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन एक कदम पीछे करते हुए पापा का पैर पकड़ देचकर पापा के पीछे छिप गई। गेट से अंदर एक तरफ स्कूल की दीवार थी, तो दूसरी तरफ घास से भरा छोटा सा मैदान, जहां बहुत ही सुंदर झूले लगे हुए थे और कुछ बच्चे बारी बारी उनमें झूल रहे थे। झूले भी बहुत रंग बिरंगे थे। बाउंड्री वॉल के गेट से स्कूल की बिल्डिंग के गेट तक एक पक्का रास्ता था, जो घास के मैदान के साथ साथ चल रहा था। पापा का हाथ थामे मैं स्कूल की अनोखी दुनिया में दाखिल हुई। बिल्डिंग में अंदर घुसते ही उल्टे हाथ को एक कमरा था जिस पर प्रिंसिपल लिखा था, लेकिन उस समय वो शब्द मेरे लिए कुछ अनजान थे। सीधे हाथ की तरफ रिसेप्शन बना था, जहां 2 सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी थीं, और उसी रिसेप्शन से लगती हुई दीवार के साथ साथ 2 बड़े सोफे और उनके आगे 2 सुंदर मेज रखी हुई थीं। वो सोफे भी मेरे लिए आकर्षण से कम नहीं थे। हालांकि हमारे घर में भी सोफा सेट तो था, लेकिन वो कुछ अलग ही तरह का था। वो लकड़ी का बना था, जिसके बीच सफेद प्लास्टिक की तारों से बुनाई की हुई थी, और मेरी माँ ने उस पर शायद अपनी पुरानी या पता नहीं कितनी पुरानी साड़ी का कवर बनाकर चढ़ाया हुआ था। कितनी पुरानी का अर्थ ये है कि जब से मुझे कुछ कुछ समझ आने लगी, तब से जो साड़ियां मैंने देखी थीं, वो अभी पुरानी या न पहनने की सूची में नहीं आई थीं। खैर, रिसेप्शन पर कुछ पूछताछ कर पापा मेरा हाथ थामे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। प्रिंसिपल एक महिला थी, जिनके बाल पुरुषों की भांति कटे हुए थे।
उस समय प्रिंसिपल मुझे कुछ अजीब लग रही थी, क्योंकि मेरी माँ के तो लंबे बाल थे। छोटी या जूड़े में वह बहुत सुंदर लगती थीं। मेरी माँ बड़ी सी लाल बिंदी भी लगाती थी, जो और भी सुंदर दिखती थी। पर प्रिंसिपल मैडम ने तो न बिंदी लगाई थी और न ही उनके लंबे बाल थे। पापा और प्रिंसिपल अंग्रेजी में कुछ देर तक बात करते रहे। फिर उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने भी सहमे सहमे बता दिया, सुरभि कश्यप। फिर मम्मी और पापा का नाम भी पूछा तो मैंने कहा, राम कश्यप और कुसुम कश्यप। पापा को रिसेप्शन से फॉर्म लेकर भरने को कहा और जरूरी कार्यवाही के बाद स्कूल से मेरा बस्ता, कुछ रंग बिरंगी किताबें और यूनिफॉर्म लेकर वे मुझे घर लेकर आ गए। घर पर आते ही माँ ने मुझे बहुत प्यार किया और शायद प्यार करते करते रो पड़ी थी, क्योंकि मैं स्कूल जो जाने लगी थी। कितनी अजीब होती है माँ, दुख में भी रोती है और खुशी में भी। फिर क्या था, रोज पापा मुझे अपनी साइकिल के आगे के डंडे पर बनी छोटी सी सीट पर बिठा स्कूल छोड़ आते थे और छुट्टी के बाद माँ मुझे लेने आ जाती थी। पहले पहल तो मैं बहुत रोती थी स्कूल में, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा स्कूल में मन लगने लगा। कुछ दिन बाद हमारे घर के पास ही एक बच्चे ने हमारे ही स्कूल में एडमिशन ले लिया। उस बच्चे को स्कूल की टैक्सी लेने और छोड़ने आती थी। एक दिन रात को हम खाना खा रहे थे तो मैंने माँ से कहा, माँ, गुड़िया के पापा के पास तो बहुत सारे पैसे हैं ना? माँ और पापा दोनों मेरी ओर देखने लगे और पापा ने बड़े प्यार से पूछा, क्यों बेटा, आपको ऐसा क्यों लगा? पापा, वो स्कूल गाड़ी में आती जाती है ना, इसलिए, मैंने मासूमियत से कहा। मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरे पापा घर लेट आने लगे थे। लेट क्यों आते थे, इसका जवाब तब मुझे नहीं पता था, पर आज जानती हूँ कि सिर्फ मेरी ख्वाहिश की वजह से पापा ने ओवरटाइम शुरू कर दिया था, जिससे उस समय के हिसाब से पापा स्कूल की गाड़ी की 100 रुपए फीस भर सकें। आज जब सोचती हूँ तो आंखों में आंसू भर आते हैं। क्या कोई माता पिता जैसा हितैषी दुनिया में हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। एक माता पिता ही तो है जो ताउम्र अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देते हैं। बाकी दुनिया तो केवल दुख का अथाह समुद्र है। कम से कम मेरे लिए तो है ही। मेरा बचपन मेरे माता पिता के संघर्ष और कुर्बानियों की कहानी रहा है, लेकिन मेरी परवरिश पर कभी किसी दुख का साया नहीं आने दिया उन्होंने। समय बद्धी तेजी से गुजर गया। आज सोचने बैठो तो यादों के किस्से न जाने कहां कहां से भूतकाल की गठरी से झांकने लगते हैं। कुछ धुंधले हैं तो कुछ लगता है जैसे कल ही की तो बात है। लिखते लिखते मुझे याद आया कि दूसरी या तीसरी कक्षा में रही होंगी मैं। मेरी ही क्लास में एक लड़डचकी थी, सोनिया। मेरी अच्छी सहेली भी थी। माँ ने मुझे टिफिन में राजमा चावल मिक्स करके दे दिए थे। हम लंच की घंटी बजते ही अपना अपना डिब्बा उठा खेलने के मैदान की ओर भाग जाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सोनिया अपने टिफिन में ब्रेड मक्खन लाई थी, जिसे देख मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि हम तो घर पर तीनों टाइम ही रोटी सब्जी या चावल खाते थे। ब्रेड मक्खन जैसी चीजें कभी नहीं आती थीं। लेकिन शायद सोनिया के घर में यह सब आता ही रहता था। अचानक वो कहने लगी, सुरभि, मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। आज तू मुझसे टिफिन बदल ले। जैसे मेरे मन की बात सुन ली हो उसने। मैं भी खुश हो गई और फट से टिफिन बदल हम खाना खाने लगे। जो स्वाद उसे मेरे राजमा चावल में आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा स्वाद मुझे उसके ब्रेड मक्खन में आ रहा था। और उस दिन हमने डिसाइड किया कि जब भी वो ब्रेड मक्खन लाएगी और मैं उसकी पसंद का टिफिन लाऊंगी, तो हम दोनों अपने टिफिन बदल लिया करेंगे। ऐसे न जाने और कितने किस्से हैं। हाँ, एक और याद आया। उन्हीं दिनों मेरी एक और सहेली थी, लवी। हमारा स्कूल उन दिनों तंबू में चल रहा था और साथ ही प्लॉट पर स्कूल की बिल्डिंग का काम भी चल रहा था। हमारी क्लास में एक लड़ी एच के अनुराग का एडमिशन हुआ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं वो मुझसे कभी बात ही नहीं करता था और हमेशा लवी से ही चिपटा रहता था। और इसी वजह से मैंने एक दिन लवी से बेवजह बोलना बंद कर दिया। मुझे याद है, मैंने घर आकर अपनी माँ से रोते हुए कहा था कि माँ, मेरी अनुराग से शादी करा दो। मेरी माँ पहले तो भौचक्की सी मुझे देखती रही और फिर रात को पापा को बता दोनों खूब हंसे। लेकिन कोई उस समय मेरे दुख से वाकिफ नहीं था और एक मैं
जो अपने ही दुख में मग्न थी। आज सोचती हूँ तो खुद पर ही हंसी आती है। कभी सोचती हूँ कि क्या वो मेरा पहला प्यार था, लेकिन दूसरे ही पल फिर अपनी ही सोच पर हंसती हूँ। प्यार, और 5 साल की उम्र में। लेकिन आज तक भी न प्यार का अर्थ समझ आया और न ही उम्र से इसका संबंध। लोग कहते हैं प्यार तो पहली नजर में ही हो जाता है, और अगर ऐसा है तो फिर समय के साथ प्यार कहाँ खो जाता है। आज मैं अपनी उम्र के 60वें दशक में पहुंच चुकी हूं और अपनी सारी उम्र इस ढाई आखिर के शब्द को ढूंढने में लगा दी, लेकिन आज भी खाली के खाली हाथ। द्वितीय अध्याय। खेलते कूदते माता पिता की छत्र छाया में बचपन गुजर रहा था। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी। 15 बरस की उम्र में ही अच्छी खासी कद काठी निकल आई थी और अपनी उम्र की लड़कियों से मैं ज्यादा बड़ी और जवान लगने लगी थी। शरीर बढ़ा तो मन के भाव भी बदलने लगे। जहां अपने शरीर को लेकर एक अजीब अनुभूति होती, वहीं दूसरी ओर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी जन्म लेने लगा। शायद मैं सच में जवान हो रही थी, लेकिन मेरे माता पिता के लिए तो मैं अब भी छोटी सी दुग्धमुंही बच्ची थी। मेरे बड़े होने का एहसास उन्हें रत्ती भर नहीं था। हमारा छोटा सा घर था। एक बार छुट्टी वाले दिन मैं बाहर के कमरे में टीवी देखते हुए सोफे पर ही सो गई। अधकच्ची सी नींद में मुझे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। मैं धीरे धीरे उन आवाजों को सुनने की कोशिश करते हुए नींद से जागने लगी। मुझे महसूस हुआ कि ये मेरे माता पिता की आवाज है, लेकिन ये कुछ अजीब सी आवाज थी। बातें करने जैसी आवाज नहीं थी। मेरे दिल की धड़कन डर और गुस्से से तेज हो रही थी। मैंने धीरे से आंख खोली और देखा कि कमरे में अकेली ही थी, लेकिन आवाजें अब भी आ रही थीं। अब मैंने उत्सुकतावश धीरे से दूसरे कमरे का रुख किया तो देखा कमरे के दरवाजे बंद थे। मैंने दरवाजे में आई दरार से डरते सहमते हुए झांकने की कोशिश की तो मैं सुन्न रह गई। हाँ, शायद ये सब कुदरती था और शादीशुदा जीवन का एक हिस्सा, लेकिन यह सब देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसकी छाप मेरे अंदर कहीं गहराई तक पड़ चुकी थी। उस दिन से न जाने क्यों मुझे अपने माता पिता पर अनायास ही क्रोध आ जाता। मेरा दिल करता कि मैं घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे माता पिता मुझे बहुत बुरे लगने लगे थे। मैं गुमसुम सी अपने में ही रहती और किसी से ज्यादा बात नहीं करती। मेरे माता पिता को मेरा ऐसा व्यवहार समझ ही नहीं आता और वे परेशान हो जाते। स्कूल में मेरी म्यूजिक टीचर ने एक दिन मुझे बुलाकर पूछा कि सुरभि तुम कहाँ खोई रहती हो। कई बार पूछने पर मैंने कुछ झेंपते झेंपते अपनी टीचर को सारी बात बताई। मेरी टीचर थोड़ी देर चुप रहने के बाद मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ मुझे समझाने लगी। उन्होंने मुझे सब कुछ इतने प्यार और अच्छी तरह से समझाया कि मेरे माता पिता के प्रति मेरे मन का क्रोध खत्म हो गया। आज के समय में तो बच्चे 10-11 वर्ष की उम्र में ही सब कुछ टेक्नोलॉजी के कारण जान जाते हैं, लेकिन हमारे समय में मेरी उम्र में भी इतना सब कुछ समझना और इसे स्वीकारना काफी कठिन था। अपनी इस उम्र में अब मैं औरों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही समझने लगी थी, और शायद यही कारण था कि मुझे लड़कों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षण होने लगा था। इसी दौरान एक दिन स्कूल जाते हुए एक लड़के ने मेरा रास्ता रोक मुझसे बात करनी चाही। लड़का बेहद आकर्षक था। मेरी जगह शायद कोई और लड़की होती तो या तो चुपचाप अपने रास्ते निकल जाती या उस लड़के को खरी खोटी सुनाती, लेकिन मैं उसके एक बार रोकने से ही रुक गई। उसने मुझे अपना नाम किशोर बताया और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने भी अपना नाम सुरभि बता दिया। बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के उस लड़के ने मुझे अपने साथ दोस्ती के लिए प्रपोज कर दिया और मैंने भी बिना किसी नखरे और नानुकुर के हामी भर दी। और स्कूल के आगे पीछे हमारी मुलाकातें होने लगीं। मेरी सहेलियों और स्कूल की टीचरों को भी भनक लग गई, क्योंकि सुबह स्कूल लगने और छुट्टी के समय टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही काफी तादाद में स्कूल के बाहर होते और कितना भी छिपने की कोशिश कर लो, कोई न कोई देख ही लेता। अभी मुश्किल से 10 दिन ही हुए होंगे किशोर से मिलते हुए और शिकायत मेरे घर तक पहुंच गई। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से समझाया और इस तरह के संबंधों के हर तरह के नतीजों से अवगत कराने की कोशिश की। पापा ने भी अपने तरीके से मुझे समझाने की कोशिश की और नतीजतन मैंने किशोर से बात करनी छोड़ दी। इन 10 दिनों में हमारी मुलाकात केवल बातों और पसंद नापसंद जानने तक ही रही।
हमारे समय में लोग इतने एडवांस नहीं थे जैसे आज की जनरेशन है। लेकिन उस समय के हिसाब से किसी लड़के से यूं ही बात कर लेना भी समाज में बेइज्जती का कारण बन जाता था। उस समय के माता पिता का दबदबा भी बच्चों पर काफी रहता था। लेकिन इकलौती संतान होने के कारण मेरे माता पिता मेरे मोह के कारण मुझ पर ज्यादा कुछ खास ज्यादतियां नहीं करते थे। खैर, धीरे धीरे बात आई गई हो गई और मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। हालांकि बीच बीच में मेरा मन भटकने लगता था, लेकिन माता पिता और दुनिया का डर मुझे बांधे रखता था। समय की धारा बहने लगी और मेरी 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गईं। मेरी माँ कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी। अपने जमाने की मैट्रिक पास महिला के लिए हमारे समय की 12वीं की पढ़ाई खासा मुश्किल थी। लेकिन क्योंकि ट्यूशन का खर्चा निकालना आसान नहीं था, इसलिए मेरी माँ दिन रात मेरी किताबों को लेकर मुझे पाठ रटाती रहती। कभी कभी तो मैं झुंझला जाती और किताबें पटक देती, लेकिन मेरी माँ की एक ही ख्वाहिश थी कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं और किसी अच्छी संस्थान में नौकरी लग जाए। हमारे समय में आज की तरफ इतना टफ कंपटीशन नहीं था। आजकल तो बच्चे ढेरों डिग्रियां होने के बावजूद भी ढंग की नौकरी नहीं हासिल कर पाते, लेकिन हमारे समय में 12वीं के बाद ही छोटी मोटी ट्रेनिंग के बाद सरकारी नौकरियां मिल जाती थीं। मुझसे ज्यादा मेरी माँ की मेहनत रंग लाई और मेरी डिस्टिंक्शन आ गई। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक सरकारी विभाग में मेरी नौकरी लग गई। मेरी नौकरी के कारण घर की आर्थिक व्यवस्था थोड़ी और सुधरने लगी और हाथ में खुला पैसा आने के कारण मेरे भी कुछ शौक पनपने लगे। हालांकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं अपनी तनख्वाह बैंक से ना निकालूं, जिससे मेरी शादी धूमधाम से हो सके, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को थोड़ा अपने तरीके से जीना चाहती थी। इसलिए पापा से जिद की कि पापा 2-3 महीने के बाद मैं अपना खर्चा निकाल बाकी तनख्वाह जोड़ा करूंगी। पर अभी तो मुझे अपने शौक पूरे कर लेने दो। इस बात पर मेरी माँ भी मेरे सुर में सुर मिलाकर कहती कि ठीक ही तो कह रही है, और कुछ सालों में अपने घर विदा हो जाएगी, फिर पता नहीं कैसा घर बार मिले। अभी तो इसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करने दो, फिर तो सारी उम्र जिम्मेदारियों की चक्की में पिसना है। माँ की बात पर पापा शब्दहीन हो जाते और मेरे सर पर प्यार से हाथ फेर अपनी कुर्सी पर बैठ कोई किताब पढ़ने लगते। आर्थिक आजादी ने मेरे हौसलों को पंख दे दिए थे। एक दिन मैं घर पर थी, छुट्टी का दिन था। माँ पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने चले गए। उनकी अनुपस्थिति में मेरे ताया का लड़का हर्ष, जो मुझसे तकरीबन 5 वर्ष बड़ा था, उनसे मिलने घर आया। मैंने उसे बताया कि माँ पापा तो शाम तक आएंगे। हमारे घर से उसका घर तकरीबन 2 घंटे के फासले पर था, इसलिए मैंने उसे ठंडा पानी देते हुए कहा कि बैठकर कुछ आराम कर ले। जब तक चाय पानी पिएगा, तब तक शायद माँ पापा लौट आएं। मेरा उससे मिलना बहुत कम रहा है। अधिकतर वो हॉस्टल में ही पढ़ा था और इस वजह से भाई बहन का रिश्ता होने के बावजूद मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। खैर, मैं चाय बनाकर ले आई और इधर उधर की बातें होने लगीं। कुछ रिश्तेदारियां याद आईं तो कुछ याद करने की कोशिश की। पढ़ाई, नौकरी, हॉबीज आदि। काफी देर हो गई बातें करते करते। मुझे महसूस होने लगा कि हर्ष की नजर और बातों में कुछ फर्क आने लगा है। भाई होने के बावजूद उसकी नजरों में भाई वाले भाव नहीं थे। बात करते करते कभी मेरे हाथ पर हाथ रख देता तो कभी इतना नजदीक आकर बैठ जाता कि मुझे धीरे धीरे सरक कर पीछे होना पड़ता। अब मुझे यकीन होने लग गया था कि बहन भाई के रिश्ते की मर्यादा को भूल उसकी सोच गलत दिशा में बढ़ रही थी। मैं मन ही मन मना रही थी कि जल्दी से माँ पापा आ जाएं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि हर्ष को कड़े शब्दों में उसकी मर्यादा समझा दूं, और मेरी शायद यही कमजोरी उसके दुस्साहस को हवा दे रही थी। एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था। न ये कह पा रही थी कि अभी जाओ और जब माँ पापा घर पर हों तब उनसे मिलने आना, और न ही विरोध कर पा रही थी। दिल कर रहा था कि उठकर हर्ष के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दूं, लेकिन न जाने मैं इतनी मजबूत क्यों नहीं हो पा रही थी। मेरे अनमने व्यवहार को देखकर न जाने क्या हर्ष के मन में आया और खुद ही दोबारा आने की बात कह उठकर चला गया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। उसके बाहर जाते ही मैंने जोर से किवाड़ बंद की, यह जताने के लिए कि दोबारा आने के बारे में सोचना भी नहीं। मेरा मन भरा हुआ था और चीख चीख कर रोने को कर रहा था।
मैं खुद को रोक नहीं पाई और मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। सोच रही थी, क्या आदमी का चरित्र देह के आगे इतना गिर जाता है कि उस घटिया सोच पर रिश्तों को भी सूली पर चढ़ा दे? अरे, ठीक है कि हम एक माँ बाप की संतान नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर खून तो एक ही खानदान का दौड़ रहा है। ताए चाचे की संतानें भी तो सगे भाई बहन जैसी ही होती हैं। छी, कितनी विकृत मानसिकता है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था और रोते रोते न जाने कब आंख लग गई। घर की डोरबेल बजी तो आंख खुली। माँ पापा लौट आए थे। सोचा इन्हें हर्ष की गंदी सोच के बारे में बता दूं, लेकिन बहुत विचार विमर्श करने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी कहने की। वैसे तो मैं अपने आप को काफी मजबूत और बिंदास मानती थी, लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि मेरे अंदर कुछ न कुछ है जो मुझे गलत न होते हुए भी कमजोर कर देता है। मैं सही रास्ते पर होने के बावजूद गलत का विरोध नहीं कर पाती थी। ऐसे न जाने कितने किस्से जिंदगी में आए और गए। नौकरी मेरी ठीक ठाक चल रही थी। मुझे खुद को सजाने संवारने का बहुत शौक था। मुझे बचपन में कभी कोई कमी तो नहीं रही, लेकिन जवानी की उमंगें कुछ ज्यादा तीव्र होती हैं। जब भी मुझे सैलरी मिलती, सबसे पहले मार्केट जा मैं 3-4 अपने सूट ले आती। धीरे धीरे मेकअप की सामग्री और परफ्यूम्स भी मेरी जरूरत की लिस्ट में शामिल होने लगे। ऑफिस में मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा और खुशमिजाज था। नौकरी करते हुए मुझे 2 महीने हो गए थे। मेरे साथ के बैच में कई और लड़कियां मेरे साथ ही लगी थीं, जिनमें से एक थी कलावती। बेहद सीधी सादी न केवल व्यवहार से बल्कि पहनावे से भी। ऑफिस में भी तेल लगे बालों में वो 2 चोटियां गूंथ के आती। मेहनती भी बहुत थी। हम लोग कई बार उसे छेड़ते कि कला कुछ तो बड़ी हो जा अब। ऑफिस में नौकरी करती है तू या स्कूल में पढ़ने जाती है अभी भी? लेकिन उस पर हमारे किसी जुमले का कोई असर नहीं होता और हमारी बातें वो हंसकर टाल जाती। ऐसे ही एक लड़की थी सुमन। हमारे बैच की नहीं थी, हमसे काफी बड़ी थी, लेकिन थी कुंवारी, इसलिए सब उसे दीदी ही कहते थे। मैं कई बार हैरान होती कि इसने आज तक शादी क्यों नहीं की। देखने में भी काफी सुंदर थी और बदन भी छरहरा। फिर ऐसी लड़की का विवाह न करने का क्या कारण हो सकता है? कुछ लोग कह देते कि कुछ तो इसके चरित्र में खराबी है, जो कोई भी लड़का इसे पसंद नहीं करता। पर उसके आचरण को देखकर कभी ऐसा भ्रम भी नहीं हुआ कि कहीं कोई चारित्रिक कमी है। इस राज से पर्दा तब उठा जब एक दिन पता चला कि वो अस्पताल में एडमिट है। हम लोग ऑफिस से ही आधी छुट्टी लेकर उसे देखने गए। उसके माता पिता भी थे, जिन्होंने बताया कि सुमन को बचपन से ही दिल की कोई खास बीमारी है और डॉक्टर ने हिदायत दी है कि अगर यह गृहस्थ जीवन जिएगी तो शादी के कुछ समय तक ही जीवित रह सकेगी। हमें हैरान रह गए सुनकर, भगवान कभी कभी कैसी कैसी ज्यादतियां करता है लोगों के साथ। और लोगों को देखो, बिना जाने समझे किसी के बारे में कुछ भी कहते नहीं घबराते। उस दिन एक बात समझ आई कि हकीकत और अफवाहों में कितना अंतर होता है और किसी की बात पर बिना विचारे भरोसा नहीं करना चाहिए। तकरीबन 15 दिन बाद अस्पताल से सुमन लौट कर आई। न जाने बेचारी का जीवन कितना था और इसके परिजनों और खुद इसने इस कठोर सच को कैसे स्वीकार किया होगा। हम किसी के दुख से दुखी तो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक उसके दुखों में डूबे नहीं रह सकते। यह भी एक बहुत बद्दा सच है इंसान की फितरत के बारे में। आगे की कहानी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस सत्य घटना पर आधारित रोमांचक उपन्यास के जरिए। अगले वीडियो को लेकर जल्द ही आऊंगी मैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।